आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। द रजिस्ट्रेंट फ्रंट नाम का आतंकी संगठन कश्मीर में ऑपरेट करता था। ये लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कश्मीरी युवाओं को आतंकी बना रहा था ये संगठन। इसके अलावा लश्कर कमांडर मोहम्मद खुबैब को आतंकी घोषित कर दिया गया है। खुबैब इस समय पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। सीमा पार से वो भारत में आतंकी गतिविधियां करवा रहा था। लगातार ये आतंकी घाटी को अशांत करने की कोशिश कर रहे थे और अब इन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग है। दिल्ली के चुने हुए पार्षद मेयर चुनाव में वोटिंग करेंगे। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे से मतदान होगा। लड़ाई में दो ही पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मेयर की रेस में आम आदमी पार्टी पार्षदों के नंबर के हिसाब से आगे दिख रही है, लेकिन मेयर चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। मतलब क्रॉस वोटिंग पर कोई रोक टोक नहीं है। पार्टी का आदेश मानने या न मानने के लिए पार्षद स्वतंत्र हैं और अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर किसी भी दल का उम्मीदवार मेयर बन सकता है। मुकाबला दिलचस्प है। एमसीडी में 250 वार्ड्स हैं। बहुमत का आंकड़ा 126 है। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं। बीजेपी के पास 104, कांग्रेस के पास 9 पार्षद हैं। 3 वार्डों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। पश्चिमी चंपारण से नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत की। अगले 16 दिनों में वो बिहार के 18 जिलों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाधान यात्रा के बाद वो पूरे देश की यात्रा करेंगे और विपक्ष को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार के ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया और उनकी यात्रा को व्यवधान यात्रा बताया। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इस बीच कांग्रेस ने बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। बांका में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे हरी झंडी दिखाई। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 2 महीने बाद बोधगया में खत्म होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं बीजेपी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। वहीं कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र की योजनाओं का बखान किया। चित्रदुर्ग की सभा में बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के फैसलों से समाज के हर वर्ग को फायदा हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गैंगस्टर और रेपिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो रेपिस्ट और गैंगस्टर के बाल कटवाकर बाजार में लोगों के बीच परेड कराऊं। शर्म आएगी तो बाकी लोग भी ऐसा करने से डरेंगे। अशोक गहलोत राजस्थान में बढ़ते गैंगवार के सवाल पर बोल रहे थे। गौरतलब है कि आज ही अलवर में गैंगवार के दौरान फायरिंग हुई है, जिसमें 2 महिलाओं को गोली लगी है। इस बीच भ्रष्टाचारियों के फोटो और नाम नहीं उजागर करने के एसीबी डीजी के आदेशों पर अब मुख्यमंत्री और उनके मंत्री के बीच मतभेद सामने आए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इससे सरकार के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यूपी के सीएम योगी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया है। दलवाई ने मुंबई दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर कहा था कि उन्हें भगवा वस्त्र के बजाय मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। वहीं दलवाई ने यूपी फिल्म सिटी को लेकर भी योगी पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी से मुंबई दौरे पर हैं, जिन्होंने प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही यूपी के सीएम ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों से भी मुलाकात की। वहीं राजभवन में स्थित प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ भी की। वंदे भारत ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी मामले में बिहार के किशनगंज से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों को ट्रेन में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों नाबालिग हैं। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी को लेकर जमकर सियासत हो रही थी। पत्थरबाजी को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया था और लगातार ममता बनर्जी को घेर रही थी। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रेन पर जहां पत्थरबाजी हुई वो पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में है।
ममता के बयान के कुछ ही देर बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के टिटवाला की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी प्रेमी ने कहा, मुझे जंगल में सोना मिला है, चलो मेरे साथ गहने खरीद कर दूंगा। विवाहित प्रेमिका पुणे से कल्याण जंगल आ गई। मृतका ने आरोपी से शादी करने को कहा तो प्रेमी ने चाकू से 35 वार कर दिए। हत्या में एक और शख्स शामिल था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तिरुपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामूली विवाद में 19 साल की लड़की को उसके प्रेमी ने जिंदा जला दिया। दरअसल मृतक लड़की मुंबई की रहने वाली थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक रिश्तेदार के घर रह रही थी। वहीं कपड़ा कारखाने में काम भी करती थी। वहीं उसकी आरोपी से दोस्ती हुई। आरोपी ने युवती को सुनसान जंगल में बुलाया और शादी की बात से नाराज होकर युवती के सिर पर वार कर दिया। फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। युवती बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की। घटना के बारे में पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर में पतंग लूटना एक बच्चे को इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान चली गई। बच्चे रोजाना आरोपी के खेत में खेलने और पतंग लूटने जाया करते थे। किसान बच्चों की शरारत पर अपनी फसल खराब होने से परेशान था। घटना वाले दिन भी काफी बच्चे उसके खेतों में खेलने और पतंग लूटने चले गए और वो छड़ी लेकर बच्चों के पीछे पड़ गया। किसान के हाथ वो बच्चा लग गया और उसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। मासूम बच्चे का दोष सिर्फ इतना था कि वो पतंग लूटने के लिए खेत में चला गया। जिस किसान ने उसका कत्ल किया उसकी लाश गटर में फेंक दी। पुलिस ने लाश गटर से बरामद कर हत्या का मामला दर्ज किया है। इटावा में एक प्राइवेट बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसी समय एक टीम बनाकर हत्या का खुलासा करने के लिए साक्ष्य जुटाने शुरू कर दी। हत्यारा अपने साथियों के साथ कार से भाग रहा था। पुलिस ने नाकाबंदी कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपी के साथ षड्यंत्र करने वाले उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए स्पष्ट किया कि हत्या करने वाला शख्स भी उसी बस का पहले ड्राइवर हुआ करता था। बस मालिक ने उसको हटाकर मृतक को ड्राइवर नियुक्त किया था, जिससे नाराज होकर मृतक को बस न चलाने की चेतावनी भी दी थी। जब वो नहीं माना तो आरोपी ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। भागलपुर में NH-31 टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई। दरअसल मृतक ई रिक्शा में सवार था, तभी कार ने टक्कर मार दी। मृतक सड़क पर तड़पता रहा, पर लोग तमाशा देखते रहे। आनन फानन में शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान बैंक कर्मी की मौत हो गई। वहीं उनके साथ ई रिक्शा पर बैठे कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली में जमाने वाली ठंड है। पारा शिमला को पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार को राजधानी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। लोधी रोड इलाके में पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे गंगा यमुना के मैदान पर भारी है। तापमान और नीचे गिरेगा, ठंड और बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से घने कोहरे की चादर से पूरी की पूरी सड़क इस वक्त ढकी हुई है। मेरे बाईं तरफ पीछे संसद भवन है और दोनों ही तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है और भीड़भाड़ वाला ये हिस्सा। लेकिन आपको बताते चले कि अभी रिपब्लिक डे परेड की वजह से अभी चारों तरफ बैरिकेडिंग करके रखी गई है, इसलिए सन्नाटा आपको इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल सीधे जाने पर राष्ट्रपति भवन पड़ता है, लेकिन पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सड़क की दोनों तरफ जो लाइट्स लगी हुई हैं, सिर्फ वही लाइट ही आपको नजर आ रही है। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली के हर हिस्से में यही हाल है। लोधी रोड में आज सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है 2.8। वहीं सफदरजंग में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और माना ये जा रहा है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन 3 दिनों तक दिल्ली वालों को राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ सकता है राजधानी दिल्ली के लोगों को। दिल्ली ही नहीं, पूरे NCR में जबरदस्त ठंड है। नोएडा भी दिल्ली की तरह कांप रहा है। कोहरे और शीतलहर ने इस शहर को अपने चपेट में ले रखा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, अलाव का ही सहारा है। दिल्ली NCR में सर्दी का सितम लगातार जारी है। जिस सर्दी के लिए दिल्ली जानी जाती है, बिल्कुल वही सर्दी इस वक्त दिल्ली NCR में पड़ रही है। आप अंदाजा लगाइए, एक दिन 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरे दिन 3 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली और NCR में रिकॉर्ड किया गया है। बहुत ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो है कोहरे की वजह से।
फ्लाइट्स डिले हैं, ट्रेनों की आवाजाही पर बहुत जबरदस्त असर है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दिन में ही हेडलाइट जलाकर कार चलानी पड़ती है और विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से, धुंध बहुत ज्यादा होने की वजह से एक्सीडेंट्स का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको ये भी बता दें कि राहत अभी बहुत जल्द मिलने वाली नहीं है क्योंकि मौसम विभाग का कहना ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से 6-7 तारीख को और ज्यादा सर्दी बढ़ सकती है और कोहरा होने की वजह से और ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। ठंड और कोहरे का असर दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली 19 ट्रेनें समय से पीछे चल रही हैं। दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस, पुरी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, गाजीपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेनों के लेट होने की वजह से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का इंतजार बढ़ गया है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, ठंड लग रही है। बहुत ज़्यादा, काफ़ी ठंड पड़ रही है। जैसे हम लोग ट्रेन से पढ़ने आते हैं यहाँ, तो ठंड है लेकिन पढ़ने तो आना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत ठंड है यहाँ, ट्रेन पे भी तो और स्टेशन पे भी तो कोई व्यवस्था नहीं है अलाव की। बहुत ज़्यादा ही है। मैं गोंडा से आ रही थी तो फिर ट्रेन में तो काफ़ी आराम मिला। फिर जैसे ट्रेन से मतलब मैं स्टेशन पे उतरी गोरखपुर, काफ़ी ठंडा था और आसपास कुछ मतलब बहुत इतना मतलब ठंडा कि कहीं रुकने का साधन नहीं था।